अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारा है थर्ड सेशन जावास्क्रिप्ट में। और आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के मज़ीद फंडामेंटल्स, क्योंकि बेसिक्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक हमारी बेसिक्स ही अच्छी नहीं होगी तब तक हम उस चीज़ को मास्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम मज़ीद बेसिक्स को देखेंगे, जिसमें से होगा कि जावास्क्रिप्ट को रन कैसे किया जाता है। लास्ट क्लास में तो हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की थी, डेटा टाइप पे, वेरिएबल पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन की थी, पर हमने सही तरीके से देखा नहीं था कि जावास्क्रिप्ट को रन कैसे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट रन कैसे किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ के एरर्स क्या हैं और बग्स क्या हैं, और कितने टाइप के एरर्स होते हैं या बग्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉजिकल एरर्स हैं, सिंटेक्स एरर्स हैं और रन टाइम एरर्स हैं। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है, ये क्या होते हैं, ये देखेंगे इसको। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है बेसिकली। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, के जो हम कहते रहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट स्टेटमेंट, तो उसका क्या मतलब है वो हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन आप लोगों सुनोगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की वर्ड में। ठीक है, उसको देखेंगे। इसके बाद है टाइप कोहर्जन। ठीक है, उसको भी देखेंगे हम। इसके बाद देखेंगे सिंटेक्स इन जावास्क्रिप्ट और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सिंटेक्स कैसा होता है जावास्क्रिप्ट को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कमेंट्स। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटर्स को। ठीक है, ऑपरेटर्स, फिर ऑपरेटर की जो भी किसी ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, काइंडली उसको बंद कर दें। तो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं हम उसको देखेंगे। तो किसी भाई ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, तो काइंडली आप जो है उसको बंद कर दें। ठीक है, तो मैं अभी। आप अब अपनी स्क्रीन स्क्रीन शेयर करें। मैंने वो मीटिंग की चेंज कर दी, अब कोई नहीं शेयर कर सकता। ठीक है फरत भाई, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं अभी शेयर करने लगा हूँ। ठीक हो गया, तो आप लोगों को दिख रही होगी मेरी स्क्रीन। जी जी, नजर आ रही है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को जो है रन करने के लिए हमें अपना वीएस कोड चाहिए। ठीक है, वीएस कोड का तो आपको पता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था वीएस कोड को। तो वीएस कोड में सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे index.html के नाम से। ठीक है, index.html। और दूसरी फाइल बनाएंगे हम script.js। ठीक है, ये दो फाइल बनाते हैं हम। ठीक है, काम करता हूँ मैं, script.js को मैं अभी डिलीट करता हूँ। ठीक है, मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दिया है। अभी जो है मैं इसका बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करता हूँ। आपको पता होगा, क्योंकि हमारी एचटीएमएल की क्लास नहीं है, तो मैं एचटीएमएल को इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी एचटीएमएल की क्लास नहीं है। तो ये टाइटल लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट क्लास 3 या सेशन 3, जो भी बोलो। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए काफ़ी तरीके हैं। ठीक है, एक तो आप एचटीएमएल फाइल बना के उसके अंदर लिख सकते हो, और एक आप कैसे कर सकते हो, अपने ब्राउजर के कंसोल के अंदर। मेरा ब्राउजर आप लोगों को दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। ओके, तो ब्राउजर का कंसोल क्या होता है कि आप जब इसे लेफ्ट वाला क्लिक दबाते हो तो नीचे लिखा आता है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे जैसे क्लिक करते हो आपके सामने ये डेवलपर टूल्स खुल जाते हैं। इसको कहते हैं डेवलपर टूल्स। ठीक है, इसको खोलने का एक और तरीका है कि F12 दबाओ दबाओ। F12 जैसे ही दबाओगे तो ये खुल जाएगा। दो तरीके कैसे खुलेगा। फर्स्ट ये है कि आप इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, तब भी खुल जाएगा। और सेकंड तरीका F12 पे क्लिक करो। ये दो तरीके। ठीक है, तो ये डेवलपर टूल्स कहलाते हैं। हम डेवलपर्स के लिए ये बड़े काम काम आते हैं। जो आम यूजर होता है उसके तो ये काम की चीज नहीं है, पर जो डेवलपर है उसके बड़े काम की चीज है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको होती हैं कि मतलब ये एचटीएमएल का पेज, जैसे कि ये कोई खाली पेज है। ठीक है, तो ये उसकी एचटीएमएल दिखा रहा है कि ये इसकी एचटीएमएल ये है। ये देख रहे हैं, मैं इस पे कर्सर कर रहा हूँ तो इसको पॉइंट आउट भी कर रहा है ये। ठीक है, तो
इस पे जाते हैं, ये देखिए इतनी सारी चीजें हैं, नेटवर्क है, परफॉर्मेंस है, मेमोरी है, सोर्सेज है, एप्लीकेशन, तो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। हमारा जो अभी मेन मकसद है वो कंसोल से। तो ये देखें, कंसोल पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए कंसोल आ गया। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन होती है, क्योंकि ब्राउजर के अंदर क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्राउजर के अंदर होता है एक इंजन जो जावास्क्रिप्ट को समझता है, ठीक है। उसके अंदर सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जावास्क्रिप्ट के इंजन के अंदर। तो ये गूगल क्रोम हम यूज करें तो इसके अंदर कौन सा इंजन है जावास्क्रिप्ट का, V8 इंजन, ठीक है। और अगर फायरफॉक्स यूज करेंगे तो उसके लिए स्पाइडर मंकी है, ठीक है। तो हम अभी गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं और V8 इंजन इसमें यूज होता है, और सबसे फास्ट भी मेरे ख्याल से V8 इंजन ही है। तो बेसिकली जो ये कंसोल है, यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट की आप यहाँ पर स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक। मैं लिखता हूँ 2+2, तो ये देखें इसने मुझे 4 बता दिया। अगर जावास्क्रिप्ट ना होती तो ये नहीं कर पाता। तो ये किसने किया, ये जावास्क्रिप्ट ने किया। मैं यहाँ कुछ भी लिखूं, console.log, console.log, अगर मैं लिखता हूँ हेलो, ये देखें इसने मुझे हेलो दे दिया। अभी अनडिफाइंड क्या है इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है यहाँ पर, इसको भी देखेंगे हम। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप जावास्क्रिप्ट को एक तो कंसोल के अंदर लिख सकते हो और एक HTML फाइल के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। HTML फाइल में आप देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो HTML फाइल में लिखने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग चाहिए होता है, ठीक है। अब हम अभी कर रहे हैं इंटरनल, ठीक है। एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि फाइल बना के हम script.js की फाइल बनाएंगे, उसको यहाँ पर लिंक करेंगे इस फाइल के साथ, HTML फाइल के साथ। अभी हम देख रहे हैं इंटरनल, ठीक है। फिर एक्सटर्नल भी थोड़ी देर में देखते हैं कैसे होता है। तो मैं क्या करता हूँ, console.log, वही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ हेलो फ्रॉम इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है कि हम HTML फाइल के अंदर उसको लिख रहे हैं डायरेक्टली, ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही इसको लिख रहे हैं, तो इंटरनल इसको कहते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को रन करूंगा, और मैं कॉपी पाथ करता हूँ, और मुझे जो है अपने कंसोल में ये शो कराना है। तो ये कंसोल क्या है, console.log क्या है, कि जो भी इसके अंदर लिखूंगा मैं इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन है बेसिकली, ये जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जिसने बनाई है, जिन्होंने बनाई है, ठीक है, उन्होंने ये सारे हमें फंक्शन बना के दे दिए हैं, ठीक है, कि आप इसको यूज करो, कि हमें अब अलग से लिखना नहीं पड़ेगा इसके लिए पूरा कोड। कि इस कंसोल में अगर हमें अपनी HTML फाइल से या जावास्क्रिप्ट से अगर यहाँ पर कुछ लिखवाना है अपनी HTML फाइल से, तो हमें अपने तरफ से कोई भी इतने तामझाम करने की जरूरत नहीं है। कंसोल हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है खुद ही, ठीक है। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, console.log, ठीक है। कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, लोग उसका एक मेथड है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये मेथड क्या है, हम जब हम फंक्शन पे आएंगे तो देखेंगे। फिलहाल आप ये समझे कि जावास्क्रिप्ट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, ये मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम पे कि स्ट्रिंग क्या होती है, कि ये डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर कोई भी चीज आ जाती है, डबल कोट मैंने लगा रखे ना, इसके बीच में कोई भी चीज आ जाती है स्ट्रिंग होती है। सो दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये मैंने console.log किया, उसको मैंने सेव कर दिया, और इसका पाथ में कॉपी कर लेता हूँ। आपको एब्सोल्यूट पाथ उठाना है, क्योंकि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ में बता चुका हूँ, ठीक है। ये एब्सोल्यूट पाथ ऐसा दिखता है, पूरा पाथ है ये, कि ये कौन से फोल्डर में है वगैरह वगैरह। अब जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ देखना हेलो फ्रॉम इंटरनल जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये कंसोल, मैंने क्या बोला था उसको कि भाई कंसोल के अंदर प्रिंट करो, उसको कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो, तो उसने कंसोल के अंदर ही प्रिंट कर दिया। एक और चीज होती है कि आप अगर कंसोल पे नहीं करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई इसी पेज पे प्रिंट हो जाए, इस पेज के अंदर, तो इस पेज पे प्रिंट करने का तरीका क्या है, आप यूज करोगे डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। जैसे कंसोल क्या था, ये कंसोल क्या था, एक ऑब्जेक्ट था ना कंसोल। कंसोल क्या एक ऑब्जेक्ट है, उसका क्या मेथड था, लॉग। लॉग के अंदर हम लिख रहे थे ना। ये कंसोल क्या ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा के आप उसके मेथड को या प्रॉपर्टीज को, ये दो चीज होती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, मेथड या प्रॉपर्टीज। अभी हम console.log, अब मेथड की पहचान कैसे होती है कि ये पैरेंथेसिस लगे होते हैं उसके आगे, और प्रॉपर्टीज के आगे ये दो पैरेंथेसिस लगे नहीं लगे होते। ये मेथड है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मैं ओवर भी कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है मेथड, मेथड console.log, और ये कंसोल खुद एक ऑब्जेक्ट है। कंसोल क्या है, खुद एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट और मेथड हम इसको एक्सटेंसिवली देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट में अगर आपको मास्टर करना है तो फंक्शन को आपको समझना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो कंसोल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, डॉट लॉग उसका मेथड है, और उसके अंदर जो भी लिखोगे तो वो कंसोल के अंदर उसको प्रिंट कर देगा। उसी तरह डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है।
डॉक्यूमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेथड आता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉट, मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाओगे तो उसकी प्रॉपर्टीज या मेथड को आप एक्सेस करोगे। अब ये क्या है, क्या है ये डॉट राइट, क्या है मुझे बताएगा कोई कि व्हाट इज दिस डॉट राइट? ये डॉक्यूमेंट का क्या है, क्या लगता है? मेथड है ना ये। मेथड है, जबरदस्त, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये क्या करता है कि हमारी जो पेज है जिसपे हमारी जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, यहाँ पर वो उसको प्रिंट कर देगा, कुछ भी लिखूंगा कि इस पेज के अंदर, मतलब ये डॉक्यूमेंट, ये इसको पूरा डॉक्यूमेंट मानता है, ठीक है। इसको मैं अगर बंद करूं तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। ये जब हम डोम पे आएंगे ना तब आपको ये चीज समझ में आएंगी कि ठीक है, पर डोम पे अभी है नहीं अभी। तो ये डोम का पार्ट है कि एक डॉक्यूमेंट, जावास्क्रिप्ट इसको हमारे वेब पेज को एक डॉक्यूमेंट कंसीडर करती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट इसी एचटीएमएल पेज के अंदर लिख रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट को इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई इसके अंदर लिख दो हेलो फ्रॉम इंटरनल जावास्क्रिप्ट, मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना, ये रिफ्रेश किया, ये लिखा आ गया हेलो वर्ड फ्रॉम इंटरनल जावास्क्रिप्ट। आप यहाँ पर एचटीएमएल का टैग भी दे सकते हो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि h1 दे दिया आपने यहाँ पर, तो ये भी वैलिड है, यहाँ पर इसको कोई एरर नहीं देगा। और h1 में एक हेडिंग में HTML अगर आप लोगों की पड़ी हुई होगी तो ये क्या है, हेडिंग 1 है, ये देखो हेलो फ्रॉम इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। और भी काफी तरीके हैं। अब एक और तरीकों को देखते हैं जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। वो कैसे, कि एक अलग से फाइल बना के, स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल अलग से बना के ये करते हैं। ये एक सही तरीका है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे कोड को यहाँ से कट किया, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये अब मुझे यहाँ पर एक चीज करनी होगी, मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई कि जावास्क्रिप्ट मेरी जो फाइल है उसको इसके साथ अटैच करो। अब मुझे यहाँ पर रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव पाथ का मैंने बताया कि आप अगर उसी फोल्डर के अंदर हो, देखो इसी सेम फोल्डर के अंदर है जावास्क्रिप्ट का जो फोल्डर है, मैंने देखा 3 जावास्क्रिप्ट ये फोल्डर, तो उसी के अंदर फाइल पड़ी हुई है। तो मैं इसको रिलेटिव पाथ दूंगा, मैं इसको फुल पाथ नहीं दूंगा जिसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, ठीक है। मैंने बोला ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल को हमारी एचटीएमएल फाइल के साथ अटैच कर दो, ठीक है। ठीक है, सोर्स बता दिया मैंने इसको। अब पहले क्या होता था, हमें यहाँ पर टाइप भी बतानी पड़ती थी। टाइप इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से ऐसा ही था, टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट या कुछ ऐसा ही था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखना पड़ता था, पर अब लिखना नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्रिप्ट का टैग लगा के वो खुद ही समझ जाता है कि भाई ये जावास्क्रिप्ट की फाइल ही हो, बाय डिफॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट की फाइल ही होगी। पर और भी स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस हैं तो इसलिए हम यहाँ पर टाइप लिखते हैं। अब टाइप का सिंटेक्स भी देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट टाइप सिंटेक्स, ऐसा ही कुछ लिख के देखें क्या आता है। स्क्रिप्ट टैग सिंटेक्स, ये सिंटेक्स क्या है इसको हम देखेंगे कि सिंटेक्स क्या चीज है। ये सारे एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। ये देखे टाइप का एट्रीब्यूट ये आ गया, ये देखे ये लिखा हुआ है। तो बहुत टाइम पहले हमें ऐसा करना पड़ता था, पर अब जावास्क्रिप्ट एडवांस हो गई है तो ये बाय डिफॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसको वो जावास्क्रिप्ट ही कंसीडर, हमें लिखने की जरूरत नहीं है अब। पर अगर कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिख रहे हो आप तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स हैं स्क्रिप्ट टैग के, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पर आगे देखें, आप देखोगे कि कितने सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर हैं। ये देखिए एसआरसी जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये एट्रीब्यूट ही है ना, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगा क्योंकि एचटीएमएल आपकी पढ़ी भी होनी चाहिए इस कोर्स के लिए, ये मैंने पहले ही बता दिया था। इसके बाद डिफर है, डिफर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसिंक भी है, क्रॉस ओरिजिन है, इंटीग्रिटी है। तो ये बहुत एडवांस की चीजें हैं, ठीक है, हम इसको अभी नहीं देखेंगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई मेरी फाइल को यहाँ इसके साथ अटैच कर दो। अब मैं जो भी इसके अंदर लिखूंगा तो वो हमारी फाइल में वो शो हो जाएगा उसका रिजल्ट। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर, आप देखोगे तो रिजल्ट पे हमारे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए रिजल्ट हमें दिख रहा है, ठीक है,
रिजल्ट हमें दिख रहा है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे रन कर सकते हैं। तो कंसोल के थ्रू कर सकते हैं, और एक हम कर सकते हैं इसके थ्रू, अपने पेज के साथ, HTML पेज के साथ कनेक्ट करके उसको हम फिर लिखते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? मैं इसको एक मिनट कॉपी कर लूँ, हमारे जो आज पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर इसको टॉप पे रख देता हूँ। और ये हमें आज पढ़ना है, तो ठीक है, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो ये टॉपिक तो हमारा कवर हो चुका है, रनिंग। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, रनिंग फर्स्ट हमारा टॉपिक कि रनिंग जावास्क्रिप्ट ऑन वेब पेज एंड ब्राउजर कंसोल। तो ये हमने देख लिया है, इसकी मैंने डेफिनेशन भी जो है वो लिख रखी थी, अगर मुझे मिल जाए कहीं से। एक मिनट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में भी यहाँ पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन आप देख लेना। मैं ये नोट्स बनाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, के बाद में आप अगर ये नोट्स देखना चाहो कि हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा था, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका है। अब सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, एरर्स एंड बग्स की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको देखते हैं। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि एरर और बग में क्या फर्क होता है? एक होता है एरर, एक होता है बग। सो क्या फर्क है, कौन बताएगा? एनीवन? सारे ये जो एरर होता है ना, ये हमारा सिंटेक्स एरर होता है कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट का जो भी सिंटेक्स है इसके अंदर कोई गलती की है तो हमारा एरर आएगा। देन और व्हाट इज बग? बग होता है जो हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है, जो हम कोडिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर जो मिस्टेक होती है वो बग होता है। आई थिंक ये है। चले, अच्छी कोशिश थी। और कोई? आप में से और कोई बताना चाहे? तो ये नोट्स मैंने बना रखे थे, मैं एक मिनट। सो बेसिकली जो एरर्स होते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे बेसिकली 3 टाइप के एरर्स होते हैं। ठीक है, सो एक मिनट। 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं। फर्स्ट होता है लॉजिकल एरर, सेकंड होता है सिंटेक्स एरर, और थर्ड होता है रन टाइम एरर। ठीक है, लॉजिकल, सिंटेक्स और रन टाइम, और एक कंपाइल टाइम एरर भी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मिनट, वो नोट्स जो मैंने बनाए थे उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आपकी सहूलत के लिए जो है मैंने यहाँ पर नोट्स भी तैयार कर रखे हैं। तो ये क्या कह रहा है? इन प्रोग्रामिंग errors are inevitable. There are 3 main types of errors in JavaScript: syntax error, logical errors and runtime errors. और एक और भी होता है कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो हमारा बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कंपाइल टाइम एरर नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि ये कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि वो एक एक लाइन को पढ़ता जाता है और एग्जीक्यूट उसको रन करता जाता है। कंपाइल में क्या होता है कि पूरे कोड को पहले पढ़ता है, उसमें से एरर निकाल के हमें बताता है, फिर हमें उस एरर को ठीक करना पड़ता है, फिर वो दोबारा कंपाइल करना पड़ता है पूरे कोड को, सारे कोड को पढ़ता है वो कंपाइलर। ठीक है, और अगर कोई मिस्टेक नहीं होती तो हमें एक वो बाइट कोड जनरेट करके देता है, कि मशीन कोड जनरेट करके देता है कि अब आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कंपाइल टाइम एरर्स नहीं होते हैं। पर
जैसे कि जावा लैंग्वेज है तो उसमें कंपाइल टाइम एरर्स होते हैं, पर जावास्क्रिप्ट में ये 3 तरीके के एरर्स होते हैं। अब इनको देखते हैं। और बेसिकली एरर्स मतलब जो आप देखते हो सिंटेक्स एरर, जैसे भाई ने बताया सिंटेक्स एरर हो गया या रन टाइम एरर्स हो गया, तो ये एरर्स की कैटेगरी में आते हैं जो हमारी पूरी एप्लीकेशन को क्रैश कर देते हैं। काफी टाइम जो है ना बग और एरर को इंटरचेंजेबली उसको यूज किया जाता है कि भाई ये दोनों सेम चीज है, पर उसमें स्लाइड सा डिफरेंस है कि बग जो है वो उसमें हमारा कोई प्रोग्रामिंग में कोई हमारी मिस्टेक हो रही है, जैसे भाई ने बताया जो आंसर दे रहे थे कि हमारा कोई लॉजिकल मिस्टेक हो गई, तो ये दिस इज कॉल्ड अ बग। ठीक है, लॉजिकल एरर हमारा हो गया तो ये बग की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे समझे, इसको बग का नाम ऐसे पड़ा कि ये एक हिस्ट्री है इसकी ना, इसके पीछे भी कि फिजिकल जो रियल बग होता है, जो कीड़ा होता है वो कंप्यूटर में आ गया था, जिसको मोथ बोलते हैं मेरे ख्याल से उस कीड़े को। तो उसकी वजह से जो है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखा रहा था वो सिस्टम। ठीक है, तो बग बेसिकली ये है कि आप बग जो है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या आउटपुट जो है उसको कहते हैं कि आपने कोई लॉजिकल एरर जिसको कि आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना रहे हो पर वो एडिशन में आंसर दे रहा है, मतलब वो आपने कहा है कि वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम होना चाहिए, आप उसमें अमाउंट लिख रहे हो तो उसको वो ऐड कर रहा है, तो दिस इसका लॉजिकल एरर। ठीक है, तो ये बग भी कहलाता है, तो उसको डीबग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्लाइड सा डिफरेंस था। ऊपर जो एरर्स होते हैं वो हमारी पूरी एप्लीकेशन को क्रैश कर देते हैं कि हमारी पूरी एप्लीकेशन रन ही नहीं हो पाती जहां पर वो एरर मिला। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 3 टाइप के एरर्स हैं, सिंटेक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स। तो सिंटेक्स एरर्स कौन से होते हैं? सिंटेक्स एरर वो एरर्स होते हैं जो हमारी जो लैंग्वेज है उसके रूल को फॉलो नहीं करते। अब सिंटेक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटेक्स? सिंटेक्स क्या चीज होती है? सिंटेक्स, व्हाट इज दिस? सो सिंटेक्स, जैसे कि हमारे इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसकी कोई ग्रामर है, तो ग्रामर के सेट ऑफ रूल्स है। सिंटेक्स इज लाइक दैट, सिंटेक्स इज इक्वल टू ग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामिंग की वर्ड में ग्रामर को हम सिंटेक्स बोलते हैं, इज इक्वल टू ग्रामर, कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर है। अगर आप इंग्लिश के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप सही इंग्लिश स्पीकर नहीं कहलाओगे। आप तोड़ मरोड़ के इंग्लिश बोलोगे कि आप उसके जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना नाउन प्रोनाउंस वगैरह वगैरह, वर्ब पूरा सेंटेंस बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना कि आपको फर्स्ट ऐसा लिखना चाहिए, फिर बीच में मेरे ख्याल से वर्ब आना चाहिए, ऐसा कुछ अभी याद तो नहीं आ रहा। तो बेसिकली यही है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दी जाती हैं, आपको उनको फॉलो करना होता है। सो दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स या ग्रामर। ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटेक्स। तो सिंटेक्स के जो एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपने कोई मसला कर दिया कि आपने वेरिएबल जो है, आपने वेरिएबल कोई ऐसे डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल आपने जो है नेम ऐसे डिक्लेयर कर दिया। ये देखें यहाँ भी वो एरर बता रहा है, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कांट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लेटरल, ये यहीं पे एरर बता रहा है। ठीक है, मेरे पास कोई एक्सटेंशन है उसकी वजह से यहाँ पर जो एरर्स हमारे पास, अगर मैं आपको कंसोल में या यहाँ पर लेके चलूँ, ठीक है, अगर मैं इसको मैं कंसोल कराऊँ, ठीक है, कंसोल, और मैं इसको लिखता हूँ 1 नेम। ठीक है, अब आप देखना ये क्या बोलता है। मैं इसको रन करूंगा और मुझे कंसोल में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं कंसोल कर रहा हूँ। ये देखें, अनकोड सिंटेक्स एरर, ये क्या लिखा हुआ है? सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर है। ठीक है, ये आपको बता भी रहा है अनकोड सिंटेक्स एरर। ठीक है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये बता रहा है कि कौन सी लाइन में, 40 लाइन में, जावास्क्रिप्ट की फाइल में, script.js की फाइल में 40 लाइन में ही है, 40 लाइन में ये दिया हमारे 40 लाइन। मैंने क्या लिखा है? 1 नेम। तो ये मैंने वेरिएबल्स के रूल में भी आपको बताया था कि वेरिएबल जो है कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा वेरिएबल। ठीक है, नंबर से कभी भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल के नाम मतलब आप ऐसे कर सकते हो, ये वैलिड है। तो ये क्या था? ये सिंटेक्स एरर था, सिंटेक्स एरर। ठीक है, सिंटेक्स एरर, यू कांट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विथ नंबर। ठीक है,
सो दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। ये सिंटेक्स एरर की कैटेगरी में आता है। और भी बहुत तरीके के सिंटेक्स एरर होते हैं, जो जैसे कि सेमी कोलन ना लगाना, पर जावास्क्रिप्ट में ये वैलिड है, ठीक है ना। आप सेमी कोलन नहीं लगाओगे तो वो जावास्क्रिप्ट उसको इम्प्लिसिटली वो लगा देती है कि अगर आप भूल गए और आप नेक्स्ट लाइन में चले गए और आपने कोई और वेरिएबल जो है बना दिया, सो ये कोई एरर नहीं देगा आपको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इम्प्लिसिटली वो उसको लगा देती है। अब इम्प्लिसिटली मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, व्हाट इज दिस, मैंने क्या बोला है। जिसने लास्ट क्लास सही से समझी होगी वही आंसर दे पाएगा कि इम्प्लिसिट का क्या मतलब है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ तो जावास्क्रिप्ट खुद से लगा देती है। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, कि जावास्क्रिप्ट खुद से लगा रही है, मुझे यहाँ लगाना नहीं पड़ा। अगर खुद लगाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट में नहीं लगा रहा हूँ तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट वो खुद से लगा रही है, इसलिए वो इम्प्लिसिट कहलाएगा। तो सिंटेक्स एरर आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। विल गिव अ सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर, ठीक है। ये क्लियर है सबको। अब आते हैं लॉजिकल एरर्स पे। लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल एरर्स को देखते हैं। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। सिंटेक्स तो आपका समझ में आ गया कि मतलब आप कोई, अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हो लैंग्वेज की, तो वो सिंटेक्स एरर आपको दे देता है। अब लॉजिकल एरर्स में क्या होते हैं, क्या मिसाल के तौर आपने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के नाम से। अभी फंक्शन हमने पढ़ा नहीं है तो आप अभी टेंशन नहीं लो फंक्शन के बारे में। फंक्शन को हम बिल्कुल डिटेल में जाके देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन अगर समझ में नहीं आया तो कुछ भी आप आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिएक्ट पूरी फंक्शनल बेस्ड है। पहले वो क्लास बेस्ड भी हुआ करती थी, पर अब सारा काम फंक्शनल बेस्ड होता है। तो अगर आपको फंक्शन ही समझ में नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे रिएक्ट में। तो ये हम उसको बिल्कुल जो है देखेंगे डिटेल में। तो अभी आप समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि लॉजिकल एरर मुझे समझाना है इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, console.log और मैं यहाँ पर val1 मैं कर देता हूँ val2, ठीक है। मैंने क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन नाम से एक फंक्शन बना दिया, उसमें लॉजिकल एरर कर दिया इसमें। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एरर के मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहा हूँ। अभी गलती से मुझसे लग गया होगा, अभी तो इंटेंशनली लगा रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, पर कभी कभार आपसे गलती से लग जाता है। तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो एप्लीकेशन है, वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको मैं रन करूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो रन ऐसे किया था। मुझे यहाँ पर 2 वैल्यू देनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आर्गूमेंट पैरामीटर्स दिए हैं, तो यहाँ पर 2 आर्गूमेंट देने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ 2 और 5 की मुझे मल्टीप्लिकेशन दे दो। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, पर ये देगा मुझे 7। ये देखें 7 क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, पर मैंने नाम क्या रखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर में आपको यहाँ पर कोई भी एरर दिख नहीं रहा होता है, वो दिखता नहीं है, तो उसको डीबग करना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लॉजिकल एरर्स को डीबग करना, डीबग मतलब उसको ठीक करना, एक होता बग ना, इसको डीबग करना मतलब उसको उसका उलट। डीबग करना मतलब उसको ठीक करना। अगर आपका प्रोग्राम 1000-2000 लाइंस का हो गया है तो उसमें तो आप फंस जाओगे यार, कहाँ ढूंढोगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें एरर बता ही नहीं रहा, वो यहाँ पर तो हमें नहीं बता रहा। फिर आप आउटपुट को देखोगे यार कि आउटपुट सही नहीं देख रहा है, फिर देखोगे कौन सी लाइन पे आ रहा है, फिर उस हिसाब से आप देखोगे यार कि हाँ ये 45 लाइन पे है, ठीक है। तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैंने इसको डीबग कर दिया, आई डीबग्ड इट, ठीक है। और मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे आपसे आंसर दे रहा है। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर, एग्जांपल ऑफ लॉजिकल एरर। will give a logical error, will give a logical error, ठीक है। ये लॉजिकल एरर देगा मुझे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी। और ये मल्टीप्लिकेशन को भी एक में इसको, ठीक है। तो ये क्लियर है लॉजिकल एरर्स। अब एक होता है रन टाइम एरर्स।
रन टाइम एरर्स। ठीक है, रन टाइम एरर्स को देखते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपका पाला पड़ेगा वो या तो लॉजिकल से पड़ेगा या तो रन टाइम एरर से ही पड़ेगा। ठीक है, रन टाइम एरर में क्या होता है, या पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। Runtime errors occur when the code attempt to perform an operation that is not allowed, such as dividing by zero or accessing an undefined variable। के मतलब कोई ऐसी चीज आप करो जो अलाउड नहीं हो। ठीक है, कि आप जावास्क्रिप्ट में आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, और वो 1000 लाइन का कोड है और 500वीं लाइन में आप एक फाइल एक्सेस करना चाह रहे हो अपने कंप्यूटर में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आप अब जावास्क्रिप्ट तो कंपाइल लैंग्वेज है ही नहीं कि वो पूरे सिस्टम को कंपाइल करेगी। ठीक है ना, तो जब वो उस लाइन को एनकाउंटर करेगी ना, 500 लाइन पे लिखा हुआ है, जब 500 लाइन पे वो इंटरप्रेटर आएगा, ठीक है ना, वो नीचे मतलब वो टॉप टू बॉटम में काम करता है इंटरप्रेटर के, वो पहली लाइन को पढ़ेगा रन करेगा, सेकंड लाइन को पढ़ेगा रन करेगा, और 500वीं लाइन में जब आएगा उसको ये लाइन मिली, उसने जब एक्सेस करने की कोशिश की वो फाइल थी नहीं, तो उसने यहाँ पर मुझे एरर दे दी कि भाई यार ये तो जो है आपकी कोई फाइल ही नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ठीक है, कि आपको रन टाइम में बता रहा है आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, और ये बड़े खतरनाक एरर्स होते हैं। ठीक है, खतरनाक इसलिए होते हैं कि पूरी आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर देते हैं ये एरर्स जो होते हैं, रन टाइम एरर्स जो होते हैं पूरी एप्लीकेशन को क्रैश कर देते हैं। क्या आपने 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, 500 लाइन पे आपका एक बग है या एरर है, ठीक है, और उसके नीचे बिल्कुल सही कोड लिखा हुआ है 1000वीं लाइन तक, बस एक लाइन पे आपका एरर आ गया, पूरा प्रोग्राम ही क्रैश हो गया, आपका वो एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाएगी। आप देखते हैं वो कैसे। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, हेलो फ्रॉम, हेलो लिख देता हूँ, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, और मैं जो है यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ऐसा वेरिएबल नाम से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग आई एम फाइन, उसको मैं 5-6 बार लिख देता हूँ। अब देखना कि ये तो चल जाएगी, इसके बाद यहाँ एरर आ जाएगा, उसके बाद ये लाइन चलेगी नहीं। हालांकि ये लाइन ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, पर ये नहीं चलेंगी, ये रन टाइम एरर दे देगा मुझे। अगर मैं यहाँ इसको चलाऊं, ये देखें हेलो आ गया, हेलो, ये हेलो आ गया। ठीक है, उसके नीचे क्या था, इंटरप्रेटर ने इसको पढ़ा, ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको प्रिंट कर दिया। जब इस लाइन पे आया, इसको मसला दिख गया, भाई ऐसे के नाम से तो कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, अनकोड रेफरेंस एरर, कि भाई ऐसे इज नॉट डिफाइंड, कि डिफाइंड ही नहीं है ये कहीं पे, आपने इसको कहीं डिफाइन नहीं किया, कि जैसे हम करते हैं ना वेव और ऐसे। अब मैं इसको करूंगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि अब मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। और ये देखें अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्या है वो, अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका, अगर कोई वैल्यू नहीं देते हो जावास्क्रिप्ट उसको अनडिफाइंड असाइन कर देता है। ठीक है, वो खुद से असाइन कर देता है, तो ये इम्प्लिसिटली उसको अनडिफाइंड असाइन कर देता है। अभी मैंने इसको डिफाइन किया है, तो ये देखिए प्रोग्राम बिल्कुल रन सही से रन कर गया। अब अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, हमने कोई कुछ वैल्यू इसके अंदर डाली नहीं है। ठीक है, हमने इसको बस डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया, तो ये अनडिफाइंड बता है। उसके आई एम फाइन ये सारी चल गई, पर अगर ये यहाँ पर हो ही नहीं तो ये मुझे एरर दे देगा कि भाई ये इस नाम से कोई वेरिएबल है। पर ये देखो कि नीचे की वो 3-4 लाइनें जो थी ना, वो चली नहीं इसकी वजह से। तो कोई भी इसको एरर मिल जाता है बीच में तो उसको कहते हैं रन टाइम। ये रन टाइम एरर है कि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट चल रही है, उसी दौरान उसने एरर दे दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आगे का जो कोड था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई। जो हमारा अगर मेन कोड नीचे लिखा हुआ है कि हमारा हेडर लोड हुआ, उसके बाद कोई लोड ही नहीं हुआ, कि यहाँ पर हमारा हेडर लोड हो गया, अब उसको होम पेज या मेन पेज लोड करना था, उसने लोड किया ही नहीं, एरर आ गया, उसकी वजह से रुक गया वो। सो ऐसे हमारी एप्लीकेशन पूरी क्रैश हो गई। ठीक है, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ दिस विल कॉज अ रन टाइम एरर, दिस विल कॉज अ रन टाइम एरर, ऐसे इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रन टाइम एरर मुझे दे देगा। तो आई होप ये एरर्स आपको क्लियर होंगे। अब आगे देखते हैं
ये हमने सारे एरर देखे, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स। अब मुझे बताओ कि अब आप लोग बताएं कि लॉजिकल एरर क्या होता है, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, आगे बढ़ें फिर। कोई आपने कोड शोर आ रहा है बहुत। सर इस तरह से हो, सपोज कोई हमने ऊपर उसको प्लस करने का कहा है और नीचे हम कोई लॉजिकल एरर और उसको माइनस कर रहे होंगे, तो वो इस तरह से लॉजिकल एरर। दिस विल कॉज अ लॉजिकल, और वो दिखेगा नहीं हमें, ठीक है। तो इसको, ये बेसिकली इसको ही बग कहते हैं, ठीक है। एक होता है एरर, और सर मेरा एक सवाल है, ये पूछे। आपने कहा था कि रन टाइम एरर को भी ना मतलब देखना, उसको भी फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने अभी जैसे एक लॉजिकल एरर को एग्जांपल बनाई है, चार लाइन हो गई। मैंने लॉजिकल एरर को बोला है। लॉजिकल एरर्स को जो है फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा होता ना आपको यहाँ पे। जैसे ये दिख रही है तो हमें सही सही। बिल्कुल दायर से दिख रहा है ना यार कि ये यहाँ पर एरर है और कौन सी लाइन में, ये भी उसमें हमें पता नहीं लगता, तो उसमें आपको डीबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली लॉजिकल एरर को आप डीप बग कह सकते हो, क्योंकि वो हमारा बग क्या है, डिजायर्ड आउटपुट ना देना, ठीक है ना। जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको वो नहीं दे रहा है, तो दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बग, ठीक है। इसको एरर भी मतलब इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, एरर या बग वगैरह, पर इसमें स्लाइट सा डिफरेंस है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, स्टेटमेंट। ये भी इसको साथ, दोनों को साथ कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट को, ये दोनों रिलेटेड ही हैं। तो अब ये टर्म्स बहुत सुनोगे कि ये जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट है, ये एक एक्सप्रेशन है, तो आपको उसकी समझ होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट क्या है, कोई भी, जैसे कि वॉर नेम इज इक्वल टू जीत कुमार, सो दिस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट कंप्लीट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन स्टेटमेंट, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। दिस इज कॉल्ड एन स्टेटमेंट। कोई भी जावास्क्रिप्ट की जो हम लाइन लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो एक स्टेटमेंट ही कहलाती है एक लाइन, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है। दिस इज आल्सो एन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अब एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। स्टेटमेंट एग्जांपल, स्टेटमेंट एग्जांपल, एक मिनट मुझे दे। ठीक है, सो दिस इज कोड इन स्टेटमेंट। वॉर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, मैंने यहाँ नेम कर दिया। सो ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट ही। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल। कोई भी जावास्क्रिप्ट का वैलिड कोड जो आप लिखते हो वो एक स्टेटमेंट ही कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीजें टर्म्स जो है यूज होती हैं, आप बोलोगे क्या सिखा रहा है यार ये, पर ये सारी टर्म्स आपको कंफ्यूज करेंगे आगे जाके। आप जब इसको सुनोगे, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, भाई आप बोलोगे है क्या, हालांकि आपने की होगी, आपने वो चीज कर रखी होगी, पर आपको पता ही नहीं होगा कि उसको कहते हैं, उसको स्टेटमेंट कहते हैं, इसको स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट की जो इंस्ट्रक्शन है उस इसको एन स्टेटमेंट। अब एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, ठीक है। 2 + 2 ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। दिस इज, जिसमें हम कोई
एवोल्यूशन का कोई काम कर रहे हो, मैथमेटिक एवोल्यूशन, या 5 10 डिवाइडेड टू लाइक दिस etc, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, 1 मिनट मुझे दे। डेफिनेशन मैंने जो बनाई हुई थी इसकी, ये रहा, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो या पढ़ लेना बाद में कि स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये एरर्स जो आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, वैलिड जो है स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैं एरर दे रहा है। जावास्क्रिप्ट को सिंटैक्स को फॉलो करके आप कुछ भी लिखोगे तो वैलिड स्टेटमेंट कहलाएगी। ये लिखा हुआ है, इन प्रोग्रामिंग a statement is a complete instruction that the computer can execute. Statement are typically composed of keywords, operators, values, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, जैसे हम नीचे देखा था, वैल्यूज कॉम्बिनेशन, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस that are evaluated to produce a value. एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ये मैंने लिखा, ये अर्थमेटिक उसमें आता है, ऑपरेशन में आता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन, फंक्शन कॉल्स etc। फंक्शन कॉल भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है, फंक, ठीक है। ये कोई फंक, मैं लिखता हूँ माय, ये बना होगा फंक्शन कहीं पे, ठीक है, अगर आपने बनाया होगा तो। सो दिस इज आल्सो एन वैलिड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू अवर दिस, ठीक। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कमेंट्स को देख लेते हैं यार, इसको बाद में देखेंगे। सिंटेक्स भी देख लिया है हमने, ठीक है, सिंटेक्स भी देख लिया है हमने। तो ये 2 ही टॉपिक लेते हैं, अब कमेंट और टाइप कोऑरिजन देखते हैं आगे जाके। व्हाट आर कमेंट्स? अब ये जो मैं डबल स्लैश लगा रहा हूँ, सो ये कमेंट ही है, ठीक है। मैंने कमेंट क्या क्या करता है कि जहां पर भी कंपाइलर को ये डबल स्लैश मिल गए, कंपाइलर उसको पढ़ेगा ही नहीं, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए होते हैं। कमेंट्स क्या करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं कोड को समझने में। कोड को कैसे समझने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दिस विल कॉज अ रन टाइम, अब मुझे यहाँ पर वो बता रहा है, ये कमेंट मुझे बता रहा है दिस इज कमेंट। हालांकि ये तो पूरा ही कमेंट है क्योंकि मैंने इसको डबल स्लैश के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट इसको नहीं पढ़ पाएगा। जावास्क्रिप्ट ये हमारे लिए होती है, जो कमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे लिए होते हैं ताकि हम कोड को सही से समझ सके। कोड पे हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, कोड पे हम जैसे कि सिंटेक्स एरर, यू कांट स्टार्ट अ वेरिएबल विथ। अब आपको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पर ये कहना क्या चाह, अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखूं, अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब आपको बिल्कुल सही से पता लग रहा है कि यार ये कहना चाह रहा है, पर ये जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं है, ठीक है, ये हमारे लिए। ये देखो, ये भी लिखी हुई है सारी चीजें। तो ये क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंट, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन जो मैंने बनाई हुई थी, मैं इसको यहाँ पर ला देता हूँ, 1 मिनट मुझे दे। अब मुझे इसको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करने का तरीका क्या है, अगर मल्टी लाइन करना है, मल्टी लाइन के लिए आप क्या करते हो, ये करते हो क्या, स्लैश, 1 मिनट मैं दोबारा से, ठीक है, स्लैश का साइन, ठीक है। तो हमारा सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। अभी लाइट चली गई थी जिसकी वजह से हमारा जो है सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था, और वहीं से हम लेके चलते हैं जहां पर हमने छोड़ा था, कमेंट्स पे हमने छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो 2 तरीके के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन, दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट कैसे लगते हैं, ये डबल स्लैश हम लगाते हैं उसके पीछे, सिंगल लाइन, ठीक है। सिंगल लाइन को लगते हैं अगर हमारी मल्टीपल लाइन है, ठीक है। तो आपको पता होगा लोरम के बारे में, ठीक है। लोरम मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, वो HTML में, ठीक है। तो मैं यहाँ कोई भी, मैं HTML से वो लोरम उठा के यहाँ पेस्ट करता हूँ, लोरम मैं लिखता हूँ 30। तो ये क्या करेगा, 30 वर्ड्स का मुझे
रैंडम से कुछ सेंटेंस दे देगा वो। इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, बस आपको मल्टी लाइन समझाने के लिए। अगर मुझे सिर्फ सिंगल लाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, ये डबल स्लैश लगा दूंगा। डबल स्लैश लगा दिया। इसने क्या किया, इसको भी कमेंट कर दिया है, पर ये देखें, हाँ ये अब देखें सिंगल लाइन कमेंट है। ये इसको नीचे वाले को जो है वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि वो नीचे वाले को भी कंसीडर करे, क्योंकि अब ये मल्टीपल लाइंस में आ गया है, ठीक है। सिंगल लाइंस को पहले मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये सिंगल लाइन की तो एक मतलब में वॉर नेम equal to this is called single line. This is a single line comment. Single line comment. अब मल्टीपल लाइन कैसे होती है उसको देख लेते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट, इसको मैं सिंगल लाइन कमेंट से बंद कैसे करूंगा, डबल स्लैश लगा के, क्योंकि मुझे ये सिंगल लाइन है तो इस वजह से मुझे इसको सिंगल करना पड़ा। पर अगर मल्टीपल लाइन्स हो कि भाई, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखो कितनी बड़ा, अब इस पूरे को बंद करना है मुझे एक ही कमेंट के अंदर, तो उसके लिए मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करते हैं। वो कैसा लगता है, सिंगल स्लैश फिर स्टार का साइन, ये देखो बंद हो गया, सिंगल स्लैश। अब इसको बंद भी करना है आपको, ये बंद नहीं करोगे तो ये जो है, यार क्या खुल गया, एक मिनट। अब ये क्या कह रहा है, ये एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो मुझे इसको बंद भी करना पड़ेगा, वरना आगे जो भी मैं लिखूंगा ना ये सब उस कमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ये देखो सारे कमेंट्स में आ रहे हैं, तो इसको बंद भी करना पड़ेगा मुझे। इसको खोला है तो बंद भी करना पड़ेगा। बंद कर दिया, ये देखो अब मैं लिखूंगा तो वो से लेता हो गया। सो दिस वाज मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। अब इसको स्लैश, ये स्टार का साइन, इसको बंद भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल लाइन कमेंट। इसको मैं हटा देता हूँ, ये बेटर है, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन है पढ़ लो कि ये क्या हेल्प करता है। कमेंट्स आर एनोटेशंस इन कोड दैट आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर और कंपाइलर, कि ये इग्नोर हो जाती हैं जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर से, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज में जिसमें कंपाइलर यूज होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आप देखोगे इसमें जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज होता है, वही कि वो एक तरीके का इंटरप्रेटर ही है, ठीक है। वो इनका काम बेसिकली, दोनों का काम यही कि कोड को, हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, जो हमारी देखो ये कंप्यूटर ये समझ नहीं सकता कंप्यूटर, इसको उठा के मशीन कोड में कन्वर्ट करना, जो मशीन समझ सकती है 0101 की लैंग्वेज में, वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो है कन्वर्ट करते हैं। तो ये कमेंट्स क्या करती हैं कि जब हम इसको लगाते हैं तो कंपाइलर उसको पढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो दे आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोड, वही कि ये हमारे कोड के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ये क्या बता रहा है, ये लाइन क्या बता रही है कि ये एक सिंगल लाइन कमेंट की एग्जाम्पल है, ठीक है। हाउ एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स एंड मेक इट मोर रीडेबल, कि आप जो है, ये आपके लिए बेसिकली डेवलपर के लिए, कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, अगर आप किसी और डेवलपर को देना चाहते हो तो उसमें, अगर उसमें आपने कमेंट अच्छे तरीके से लिख रखे होंगे तो उस डेवलपर को परेशानी नहीं होगी उस कोड को समझने में। इन जावास्क्रिप्ट कमेंट आर कैन बी सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो वही बात हो गई कि सिंगल लाइन कमेंट ऐसे लगते हैं और मल्टीपल लाइन ऐसे लगते हैं, ठीक है। ये भी टॉपिक हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप कोहर्शन। कोहर्शन मेरे ख्याल से स्पेलिंग यही है। टाइप कोहर्जन को हम देखें अगर ऊपर, ये रहा टाइप कोहर्जन, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग थी। सर PIAC की ऑनलाइन क्लास हो रही है। अच्छा अच्छा, बस हमारी क्लास एंड होने वाली है, लास्ट टॉपिक है बस इसके बाद। टाइप कोहर्जन का क्या मतलब है, किसी को पता है टाइप कोहर्जन क्या होती है? एनीवन फ्रॉम एनी ऑफ यू, क्या अगर कोई मुझे बता सके कि टाइप कोहर्जन क्या है? सर वैल्यू के टाइप को कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से है कुछ।
हाँ इस मतलब तरह से ही है, पर इसको आप सही से वो करें ना, इसकी सही डेफिनेशन जल्दी बताएं। ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ जो मैं नोट बनाए हुए थे। इसको कमेंट कैसे लगाएंगे? मल्टीपल लाइन है तो, मल्टीपल लाइन है तो कैसे बनाऊं उसको कमेंट, क्योंकि मल्टी लाइन पे आ रहा है, तो स्लैश और स्टार। इसको बंद भी करना पड़ेगा, या तो मैं सिंगल लाइन बनाऊं कि इसको भी डबल स्लैश, फिर यहाँ नीचे डबल स्लैश, यहाँ डबल स्लैश, पर मैंने मल्टी लाइन बता दिया कि एक ही साथ में सारा हो गया। तो टाइप कोवर्जन क्या है? टाइप कोवर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर, कि एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट करना इस टाइप कोवर्जन। समझ में आ रही बात? कि एक डेटा टाइप से अगर आपको किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज कॉल्ड टाइप कोवर्जन। इन जावास्क्रिप्ट टाइप कन्वर्जन कैन अकर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। ठीक है, यहाँ पर भी देखो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का वर्ड आ चुका है, कि यहाँ तो आप खुद से इसको बता सकते हो कि कैसे करना है, यहाँ वो जावास्क्रिप्ट खुद उसको हैंडल कर लेगी। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन अकर्स व्हेन जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। कि अगर इम्प्लिसिटली कन्वर्जन का क्या मतलब है? कि जावास्क्रिप्ट खुद से करती है, आपको नहीं बताना पड़ता। इम्प्लिसिट का क्या मतलब है? कि ऑटोमेटिक हो जाना, खुद से करना, लैंग्वेज खुद हैंडल कर लेती है। व्हाइल एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन अकर्स व्हेन अ डेवलपर मैनुअली कन्वर्ट्स, मतलब हमें खुद से बताना पड़ेगा, अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अब जो जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग है, ठीक है, वॉर वेल वन, मैं इसको आसान कर देता हूँ, ये एक वैल्यू वन है, ठीक है। तो मैं यहाँ अंडरस्कोर, मैं स्पेस नहीं दे सकता हूँ, ये एरर देगा मुझे, ठीक है, मुझे अंडरस्कोर। तो ये क्या वैलिड रूल है, सिंटेक्स हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वेल वन, उसको मैं देता हूँ 24। और एक और वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल हमने पढ़े थे नेक्स्ट लास्ट क्लास में, और उसको मैं देता हूँ 30। अब आप देखना, अब मुझे आंसर बताना, इसका आंसर क्या है। मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके में मैं लिखता हूँ वॉर, ये एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये देखना एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। ये फायदा होता है ये सारी चीजें बेसिक से पढ़ने का, ठीक है। अब जब इसको मैं रन करूंगा, सॉरी, ये वॉर वन नहीं वेल वन है, और ये वॉर टू नहीं वेल टू है, ठीक है। ये वेरिएबल के नाम से लिखने पड़ेंगे आपको, वरना एरर देगा वो। मैं इसको रन करूंगा तो क्या आंसर आएगा, मुझे जल्दी बताएं। अगर मैं सर एक स्ट्रिंग और एक नंबर। नहीं, मतलब ये क्या दोनों आउटपुट क्या आएगा? ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, कनकैटिनेट का क्या मतलब है? जुड़ जाएंगे ना, सर 2 4 स्ट्रिंग 3 0, कॉन्कैटिनेशन ये आंसर आ जाएगा। आउटपुट क्या आएगा ये बताएं, आउटपुट क्या आएगा? 24 30 24 24 30 22,200 आएगा, या मैं एक काम करता हूँ आपके आसानी के लिए, कैलकुलेशन के लिए इसको मैं 30 बना देता हूँ, ठीक है। अब बताए क्या आएगा? सर 30 30 आएगा ना सर? 30 आएगा, पक्की बात है? यस सर। लाइट झटके दे रही है, अभी जनरेटर चला ना, तो ये भी बंद ना हो जाए। 30 आएगा। आप लोग और लोग क्या कहते हैं, क्या आंसर आना चाहिए? जी सर, ये 30 आएगा इसका। 16 आएगा? 30 नहीं सर, 16 ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने और 30 आंसर सर आया। 30 30 अब सर एक स्ट्रिंग और एक नंबर है। 30 क्यों आया? मैंने यहाँ तो मैंने बताया जावास्क्रिप्ट को ये नंबर है, और नीचे बताया स्ट्रिंग है। जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है, जब भी ये प्लस का साइन आप समझे पहले, प्लस के साइन के दो मतलब है। प्लस साइन वर्क एज वर्क विथ टू मीनिंग्स, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, टू मीनिंग्स। कनकेटिनेशन के लिए भी यूज होता है, वन फॉर कनकेटिनेशन, वन फॉर कनकेटिनेशन, और वन फॉर एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन, या और अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। तो प्लस साइन के दो काम है, ठीक है। पहला तो कनकेटिनेशन है। कनकेटिनेट का क्या मतलब है? कि दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग्स हैं। कनकेटिनेट को देख लेते हैं कि दो स्ट्रिंग्स हैं। जैसे ये टॉपिक था नहीं हमारा ये, पर देख लेते हैं। स्ट्रिंग वन, और मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग टू, इसके लिए वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे अभी, ठीक है। और
ए, ठीक है, ये बना देता हूँ मैं, और बी। अब जब इसको कनकेटिनेट करूंगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं लिखूंगा ए प्लस बी। अभी क्या होगा कि ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों को जोड़ देगा, तो आउटपुट आएगा हमारे पास स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 जुड़ के आएगा। ठीक है, मैं इसको कमेंट को हटा देता हूँ, वरना एरर देगा। ये मुझे कमेंट करने पड़ेंगे, जो वैलिड स्टेटमेंट नहीं है उसको मुझे कमेंट में बंद करना पड़ेगा। ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है ना जावास्क्रिप्ट की, सो दिस विल कॉज एन एरर अगर हमने इसको हैंडल नहीं किया तो। ये देखें, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 ये दोनों जुड़ के आ गई। अगर आप इसमें थोड़ा गैप देना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि प्लस का साइन लगा के ये स्ट्रिंग में आप जो है br का टैग दे दो, जब HTML का। अभी क्या होगा कि लाइन ब्रेक हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये देखें, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 जुड़ के आ गए, तो ये क्या कनकेटिनेट हो गए। कनकेटिनेट का क्या मतलब होता है? जुड़ना, उसको जोड़ना। ठीक है, ये कनकेटिनेट का काम कर रहा है ना, ये रहा ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। अब टाइप कोवर्जन इसमें कहाँ से आ गई? टाइप कोवर्जन कैसे कि अगर आप ऐड करते हो किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग के साथ, अगर ऐड करते हो, एडिशन करते हो उसकी, तो क्या करेगा? उसको कनकेटिनेट कर देगा। मैंने क्या कहा? जब भी आप किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग के साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड करते हो तो वो कनकेटिनेट हो जाते हैं। तो वही आपने आउटपुट देखा कि 30 कनकेटिनेट हो गए कि जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग कर दी, जावास्क्रिप्ट ने इसको भी स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, ये देखो ऊपर बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, पर इसका अगर आउटपुट हम देखें तो ये एक स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, अगर इसका आउटपुट हम देखें, अगर मैं एक वेल3 के नाम से अगर बना दूं, वेल3, और मैं इसमें क्या करता हूँ, वेल1 प्लस वेल2, और मैं यहाँ पर जो है, अब मैं वेल3 को यहाँ लिख सकता हूँ क्योंकि वो दोनों की वैल्यू को कनकेटिनेट जो वैल्यू मुझे मिलेगी। अब मैं इस पर हवर करूंगा तो ना ये मुझे स्ट्रिंग बताएगा। ये देखें, स्ट्रिंग क्या बता रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू आई है वो स्ट्रिंग आई है, वो 30 वैल्यू। अब देखूंगा इस पे मैं, तो ये 30 बताएगा मुझे, 30 ये। अब ये 30 क्या है? ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। अब ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग की कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? जावास्क्रिप्ट इसको जो वैल्यू 1 है उसको वो इम्प्लिसिटली जो है वो कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग में। मतलब हमने खुद से नहीं किया, ठीक है, एक्सप्लिसिटली हमें बताना नहीं पड़ा। जावास्क्रिप्ट मैं यहाँ कमेंट दे रहा हूँ, विल implicitly convert data type of value 1, then concatenate it with val and store it in val3। so ये दिस इज कॉल्ड टाइप कोवर्जन के एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गया। या तो खुद से करो या जावास्क्रिप्ट खुद से करेगी। तो जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पर खुद से इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब एक और सिचुएशन को देखते हैं हम। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, एक और सिचुएशन देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। एक और सिचुएशन देख लेते हैं कि वॉर वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 और वैल 2 इज इक्वल टू 10। इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट, तो इसकी वैल्यू जो है मैं और वैल 3 इज इक्वल टू वैल 1 मल्टीप्लाई बाय वैल 2 मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसी तरह मैं डिवीजन के भी बना लेता हूँ।
सब्ट्रैक्शन डिवीजन कैसे, ये आप लगाओगे और सब्ट्रैक्शन और माइनस का साइन लगाओगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट कर दो मल्टीप्लिकेशन को, उसके साथ मुझे अगर br लगाना है तो प्लस का साइन लगाऊंगा कंकेटिनेट, और ये br का टेक लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का साइन कंकेटिनेशन का काम करेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे स्ट्रिंग को नहीं लिख सकते, ये एरर देगा आपको, आपको कंकेटिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह मैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए भी बना लेता हूँ। डिवीजन, अब ये देख रहे हो, या देखना अभी, ये मुझे, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, खुद से दे रहा है ये सारी चीजें, मुझे इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इसको मैं 1 मिनट के लिए बंद करता हूँ। चले, अब बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताएं। सर किसको, मल्टीप्लिकेशन वाले का? नहीं, हाँ मल्टीप्लिकेशन का बताएं। फिलहाल मैंने इसको बंद कर सर ये दिया। 20 कैसे आएगा इसका, 12 नहीं आएगा, स्ट्रिंग के साथ कर रहा हूँ ना मैं नंबर को। नो सर। जी और कोई सर ये नीचे तो आपने मल्टीप्लिकेशन की साइन दी है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा मेरे ख्याल से। 20 शायद। स्ट्रिंग है ना, सर ये कन्वर्ट हो गया नंबर में, सर ये नंबर में कन्वर्ट हो गया सर। कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, की बात है। यस सर, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना सर, सर हमने वेल 1 और वेल 2 को हमने मल्टीप्लाई किया और उस मल्टीप्लिकेशन में स्टोर किया, तो ये नंबर हो गया सर। ठीक है, देख लेते हैं। अब मैं इसको जब करूंगा तो आप देखना, ये देखें 20 आ गया। इसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट ने अगर इसको एडिशन के अलावा कोई भी चीज मिल जाती है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या माइनस, तो उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा इम्प्लिसिटली, हमें बताना नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, एक्सप्लिसिट की भी एग्जांपल देखते हैं जल्दी, यदि आप इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट ये देखें 20, 0.2 और -8, क्योंकि ठीक है ये क्लियर है, तो ये इम्प्लिसिट मैं लिख देता हूं इम्प्लिसिट कोहर्जन, ये इम्प्लिसिट कोहर्जन की भी, ये इम्प्लिसिट कोहर्जन की एग्जांपल है। सर अगर एक बुलियन रखें, एक नंबर रखें, फिर क्या आउटपुट आएगा? ये भी देख लेते हैं, ये भी हम कंसोल में देख लेते हैं। ठीक है, इससे बेहतर रहेगा, यही देख लेते हैं, ये भी जावास्क्रिप्ट को रन कर पाता है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं कि भाई ट्रू, ये इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, देखना 2 + 2, ये देखो 3 आ गया। अब ट्रू क्या है, मैंने क्या बोला था शुरुआती क्लास में, जब हमारी स्टार्टिंग क्लास थी, ट्रू क्या है, 1 को डिनोट करता है, तो उसने इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, +2। अगर मैं इसी तरह फॉल्स करूं, फॉल्स +3, तो 3 आया, क्योंकि ये फॉल्स 0 को डिनोट करता है, तो दिस इज ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने उसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर दिया। अब एक एग्जांपल उसकी भी देख लेते हैं, एक्सप्लिसिट की, जल्दी जल्दी एक्सप्लिसिट कि हम अब खुद से बताएंगे कोहर्जन। अब उसके लिए मुझे सबसे पहले वो इनपुट वैल्यू, अब उसके लिए एक प्रॉम्प्ट का कीवर्ड आता है, प्रॉम्प्ट, और उसमें मुझे लिखना पड़ता है एंटर योर वैल्यू 1। ठीक है, और इनपुट की जगह मैं लिख देता हूँ वैल्यू 1। ये बेसिकली प्रॉम्प्ट का जो फंक्शन है वो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन में, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जावास्क्रिप्ट उन्होंने खुद से बना के दिया, हमें खुद से नहीं बनाना पड़ता, हम बस इसको यूज कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट ये हमें पूछेगा, इनपुट मांगेगा हमसे, अभी आप देखेंगे इसको, वैल्यू 2 उसको भी बोलते हैं प्रॉम्प्ट फंक्शन की पहचान इन पैरेंथेसिस होती है। ठीक है, किसी भी कीवर्ड के आगे पैरेंथेसिस लगे हो तो वो फंक्शन होता है। एंटर योर वैल्यू 2,
ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब एक काम करते हैं, टाइप ऑफ को भी देख लेते हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में रखें टाइप ऑफ को। चलो ये नेक्स्ट क्लास में रखते हैं इसको, क्योंकि वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझसे पहले इनपुट मांगेगा। अब देखना, ये देखा आ गया एंटर वैल्यू, जो हमने लिखा था उसके अंदर मैं डालता हूँ उसमें 20 और 20 डाल दिया। अब दोनों नंबर डाले, पर इसने उसको कंकैटिनेट कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन जो है हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। प्रॉम्प्ट क्या करता है, उसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे ना, एक नंबर भी लिखेंगे तो उसको स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा वो, ये फंक्शन। ठीक है, ये आप देखोगे भी ये लिखा हुआ है इसकी, ये देखें ये रहा स्ट्रिंग, कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो ये नल रिटर्न करेगा। ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये टाइप स्क्रिप्ट है। जब टाइप स्क्रिप्ट पे हम आएंगे तो देखेंगे इसको। तो ये या तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा या तो नल। अगर कुछ नहीं लिखोगे तो नल रिटर्न करेगा, अगर लिखोगे तो, अगर वो वैल्यू भी होगी ना, वो नंबर भी होगा तो उसको एज अ स्ट्रिंग वो रिटर्न करेगा। इसलिए इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो है, मैं कहता हूँ कि भाई ये मुझे नंबर में मिले, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक मेथड आता है जावास्क्रिप्ट में पार्सिंट के नाम से। इसको, इस पूरे फंक्शन को मैं इसके अंदर रख दूंगा इसके अंदर। अभी क्या करेगा पार्सिंट, इससे जो भी वैल्यू आएगी ना, स्ट्रिंग आएगी, उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिटली इसको बता रहा हूँ कि भाई इसको मुझे इंटीजर में चाहिए। ठीक है अब कुछ भी मैं डालूंगा ना तो ये नंबर में कर देगा उसको कन्वर्ट। अगर मैं इसको पॉइंट में वैल्यू दूंगा तो इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। अब देखना, अब बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा, 20 और 20। अगर मैं एंटर करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, जल्दी बताएं। अगर मैं इसको ओके, नंबर आएगा, नंबर 40 आएगा, 40 आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है इसकी एक्सप्लिसिट कोवर्जन की, क्या हम खुद बता रहे हैं। अब जावास्क्रिप्ट यहाँ खुद से नहीं कर रही है, मैंने इसको खुद बताया है। ठीक है, पार्सेंट, इसके अलावा पार्स फ्लोट भी आता है। फ्लोट का भी देख लेते हैं कि अगर मैं कोई वैल्यू ऐसी ऐसी डालता हूँ जिसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है, 20.20 डाल दिया मैंने और उसमें मैंने 10 डाल दिया, पर ये 30 देगा मुझे, 30.20 नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसको बोला है कि बस सिर्फ इंटीजर में वैल्यू चाहिए मुझे, फ्लोट में नहीं चाहिए। तो अगर फ्लोट में चाहते हो तो आप यहाँ लिखोगे फ्लोट। ठीक है फ्लोट का ये फायदा है कि इंटीजर तो दोनों। सर ये पार्स इंटीजर उसके लिए है? अब ये देखें 20.20 और 30.2 आ गया। फ्लोट में ये फायदा है कि हम इंटीजर की वैल्यू भी ले सकते हो और उसकी भी ले, इसके अलावा एक नंबर का मेथड भी आता है। तो इतनी गहराई में नहीं जाएंगे हम इसकी। ठीक है, वो बात के टॉपिक से जब हम इस पे आएंगे, नंबर के उस पे, नंबर को हम सही तरीके से देख रहे होंगे तो हम पार्सेंट को यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कोहर्जन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसको अब करते हैं कमेंट। अब हमारे लास्ट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आज नहीं देखते उसको क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स का एक बड़ा टॉपिक है पर आज नहीं देखते उसको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। और ये जो टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स वाला वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को करता हूँ बंद। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन स्टॉप।